नमस्कार दोस्तों। भारतीय राजनीति के माध्यम से और इस विचार करने वाले उद्देश्य से कि भारतीय राजनीति कैसे आगे बढ़ी और अतीत में कैसी, इस यात्रा पे आप हमारे साथ जुड़े हैं। हमने आपसे पिछले वीडियो में वादा किया था कि हर एक विषय पर एक गहन चर्चा होगी और विस्तार से चर्चा करेंगे। हम अतीत के गहन से सबक लेकर हम भविष्य की चुनौतियों तक का सफर तय करेंगे आज और आगे आने वाले वीडियोज में। मैं उन सब विषयों पर आपसे चर्चा करूंगा जिसे आज के भारत की जनता के लिए, भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए समझना और सुनना बहुत ही आवश्यक है। कॉन्स्टिट्यूशनल वॉइस एंड वर्ल्ड इनसाइट्स के इस एपिसोड में आज हम इस बात पर विचार विमर्श करेंगे। हम आज इस बात पर हमारा डिस्कशन होगा कि वर्तमान और भूतकाल के इतिहास का ज्ञान आज और हमारे भविष्य में आने वाले चुनौतियों को, हमारे कार्यों को कैसे मार्गदर्शित कर सकता है, कैसे रास्ता दिखा सकता है, कैसे एक उज्जवल भविष्य की तरफ हमें अग्रसर कर सकता है, आकार दे सकता है। आइए हम सब मिलकर इस पल को यादगार बनाते हैं। भारतीय राजनीति के दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करते हैं, एक आम नागरिक के दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करता है, उस व्यक्ति के तरीके से भारतीय राजनीति को समझने का प्रयास करते हैं जो देश के अंतिम छोर पर बैठा अपनी आंखें गड़ाए हुए है कि भारतीय राजनीति हमें कुछ देगी। तो हमने पिछले वीडियो में आपसे बात किया था और कि हम हर विषय पर एक गहन चर्चा करेंगे। तो हम शुरू करते हैं उस चीज को। तो हम जहां पर छोड़े थे उसमें पहला बिंदु ये था कि स्वतंत्रता के पूर्व की भारतीय राजनीति कैसी थी, और हम इस पर अब विस्तृत विवरण के साथ आपसे बात कर रहे हैं। भारतीय राजनीति का स्वतंत्रता के पूर्व जो दौर था, उनका आधुनिक भारत के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और महत्वपूर्ण नींव रखी गई थी। इस समय मैंने आपसे बात किया था कि इस दौर में, इस कालखंड में ब्रिटिश उपनिवेशक तत्वों का यहाँ पे दबदबा था, भारत अधीन था और भारत की आज़ादी में राष्ट्रीय आंदोलन, समाज सुधार और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष मुख्य बिंदु में थे। ये केंद्र में हुआ करते थे बिंदु। यह काल विभिन्न प्रमुख घटनाओं और आंदोलनों और नेताओं के दृष्टिकोण से बहुत ही समृद्ध काल था। हम बात करते हैं औपनिवेशिक काल के आरंभ और प्रभाव पर। तो इसमें सबसे पहला जो बात आता है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव ही हमको नजर में आता है। और प्रभुत्व के तौर पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपना दबदबा रखती थी। और 18वीं शताब्दी पे जो प्लासी का युद्ध हुआ 1757 में, और फिर बक्सर का जो युद्ध हुआ था 1764 में, इन लड़ाइयों के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के बड़े हिस्से पर नियंत्रण कर लिया था, स्थापित कर लिया गया था अपने आप को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा। और इसी के तुरंत बाद ही भारत में औपनिवेशिक काल की शुरुआत हो गई थी। जो इसका मूल तत्व था कि कंपनी का उद्देश्य क्या है, ये सिर्फ इतना ही था कि भारत को आर्थिक रूप से लूट लिया जाए और ब्रिटेन के औद्योगिक विकास में इसकी जो खपत है, जो कच्चा माल की जरूरत है, वो भारत से उपलब्ध कराया जाए सस्ते दरों में। फिर इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव भी पड़े। भारतीय कृषि और कुटीर उद्योग जो बहुत ही विकसित हुआ करते थे, उन उद्योगों का पतन शुरू हो गया। सामाजिक संरचना में गिरावट हो गई और उनका जो आर्थिक शोषण था वो प्रारंभ हो गया था। और अत्यधिक कर की वजह से ये जो प्रणाली थी बहुत ही विनाशकारी सिद्ध हुई। और यहीं से 1857 का विद्रोह जो था वो प्रारंभ हो गया था, जिसे हम प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कह सकते हैं। यही वो क्षण था जब भारतीय नागरिक ये सोचने पर मजबूर हुए कि हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के दबे नहीं रह सकते हैं, हमें आजादी चाहिए। ये भारत का पहला और बड़ा संगठित विद्रोह था, जिसे सिपाही विद्रोह भी कहते हैं या 1857 की क्रांति भी कहते हैं। भले ही ये सफल नहीं हो पाया था, लेकिन इसने ईस्ट इंडिया कंपनी के जड़ों को खोदना शुरू कर दिया था, उखाड़ना शुरू कर दिया था। और समाप्त भले नहीं कर पाया ये विद्रोह 1857 की, लेकिन भारत पर नियंत्रण करने के लिए ब्रिटेन को मजबूर होना पड़ा।
इसी दौरान भारतीय राजनीति में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनों का उदय प्रारंभ हो गया था और इसमें सबसे पहली और सबसे बड़ी जो भूमिका थी वो कांग्रेस का ही था। जो कांग्रेस का गठन हुआ था वो उसका तात्पर्य ही ये था कि भारत को एक आज़ादी दिलाई जा सके, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के चंगुल से बाहर निकाला जा सके। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो गई और इसके जो आरंभिक उद्देश्य थे वो अंग्रेजी शासन के साथ शांतिपूर्ण तरीके से संवाद करके भारतीय जनता की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक चिंताओं को व्यक्त करना, भारत के हर और प्रत्येक नागरिक की आवाज बनकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदय हो गया। और इसमें नेतृत्व जो इसका था, इसमें हर एक विचारधारा के लोग थे। कुछ नरमपंथी भी थे और कुछ गरमपंथी भी थे और कुछ नेता तो उदारवादी थे। नेतृत्व में उदारवादी नेताओं जैसे दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी और गोपाल कृष्ण गोखले थे। और इसी क्षण में, इसी समय में नरमपंथी और गरमपंथी का भी उदय हो गया था। जो नरमपंथी प्रभाव के लोग थे उन्होंने संवैधानिक तरीके से भारत की आज़ादी की मांग उठाई और वहीं पर जो गरमपंथी विचारधारा के लोग थे, जिसमें बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल ने स्वराज मतलब स्वशासन की मांग उठाई थी। उनका नारा था, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। और इसी समय में, इसी कालखंड में महात्मा गांधी का साउथ अफ्रीका से मोह भंग हो गया था। वो भारत में प्रवेश कर ही रहे थे और अपने अहिंसात्मक आंदोलनों से भारत की राजनीति को एक नया मोड़ दे रहे थे। और अंग्रेजी सरकार के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए ये एक चिंता का विषय बन गए थे। और जिसमें प्रमुख आंदोलनों में जुड़े, जिनमें चंपारण आंदोलन जो 1917 का हुआ, इसका मुख्य तर्क क्या था? जो किसान पर अत्याचार हो रहा था, ये उसके खिलाफ विरोध था। फिर असहयोग आंदोलन की भी शुरुआत हुई इसी दौर में 1920 से लेकर 1922 तक। ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीय जनता को एकत्रित और सुसंगठित करने का ये सबसे पहला और सबसे बड़ा प्रयास था, असहयोग आंदोलन। फिर हम इसके बाद देखते हैं कि नमक आंदोलन, जिसे हम दांडी आंदोलन भी कहते हैं, नमक सत्याग्रह, जो 1930 के समय में अपनी जड़ें शुरू ही कर रहा था और इसके तुरंत बाद नमक सत्याग्रह शुरू हो गया था। वो 1930 का दौर हुआ करता था। इसमें ब्रिटिश जो नमक थे, उनके जो नियम थे, उनके जो कानून थे, उनका विरोध करना था। और फिर इसी समय भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हो गया था। और ये जो नारा था भारत छोड़ो आंदोलन, ये पूरे देश में एक व्यापक रूप में फैला। फिर हम जब आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि समाज सुधार और स्वतंत्रता संग्राम में भूमिकाएं क्या क्या थी। इस समय में, इस कालखंड में, इस दौर में कई समाज सुधारक उभरे जिन्होंने सामाजिक कुरीतियों को दूर करने का प्रयास भी किया। इसमें सबसे पहला जो नाम आता है राजा राम मोहन राय का आता है, जिन्होंने सती प्रथा को खत्म करने और उसके उन्मूलन तथा महिलाओं की शिक्षा पर जोर दिया था, विशेष बल दिया था। फिर इसके बाद ही हम देखते हैं कि स्वामी विवेकानंद ने, जिन्होंने भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक को पश्चिमी दुनिया तक ले पहुंचाया भारतीय संस्कृति को। फिर ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले दलितों, पिछड़ों के महिलाओं की शिक्षा पे जोर दिया गया, संघर्ष किया इन्होंने। फिर इसी दौर में भीमराव अंबेडकर दलितों के अधिकारों और दलितों को समानता दिलाने के लिए अपना एक संघर्ष छेड़ दिया, एक लड़ाई लड़ी। इसी समय में मुस्लिम लीग जो अपने चरम पे थी, उसमें विभाजन की राजनीति भी शुरू हो गई थी। 1906 का वो दौर था और मुस्लिम लीग की जब स्थापना हुई थी 1906 में, इनका मुख्य जो उद्देश्य था मुस्लिम लोगों के हितों की रक्षा करना था। उनके हित कैसे सुरक्षित हों, सबसे प्रमुख और सबसे प्रथम इनका उद्देश्य यही था।
और 1940 का वो दौर याद करिए जब पाकिस्तान अलग होने के लिए भारत को चुनौती दे रहा था और जिन्ना और मुस्लिम लीग के दबाव में आकर भारत विभाजन की जो राह थी वो आगे बढ़ गई। यहीं से वो दौर था जब दो देश बंटने जा रहे थे। भारत दो देशों में विभाजित हो रहा था। फिर जब हम देखते हैं तो ब्रिटिश शासन का अंत अब प्रारंभ शुरू हो गया था। प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उनकी हार के बाद भारत से वो पलायन करना चाहते थे और वो शुरू भी कर दिए थे। 1947 में आखिरकार भारत विभाजन के साथ स्वतंत्र हो गया। यह एक बहुत ही दर्दनाक प्रक्रिया है। मैं इस पर आगे बात करूंगा अगले वीडियो में। ये प्रक्रिया कैसे संपन्न हुई थी जिसमें लाखों करोड़ों लोगों ने अपने जान गंवा दी, अपने घर गंवा दिए, अपने परिवार गंवा दिए, अपनी जमीन गंवा दी, अपने गांव गंवा दिए और करोड़ों लोग विस्थापित हुए एक जगह से दूसरे जगह। तो हम इन सब बातों पर चर्चा करके किस निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं? इस सारी चर्चाओं का आखिरकार निष्कर्ष स्वतंत्रता पूर्व भारतीय राजनीति ने न केवल आजादी की राह में अपनी भूमिका बनाई बल्कि लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्ष और सामाजिक न्याय और आदर्शों की स्थापना भी की गई, नींव भी रखा गया। यह काल भारतीय जनता को जागरूक, संगठित और प्रेरित करने का सही समय था और आधुनिक भारत की तरफ बढ़ने का, अग्रसर होने का ये बहुत ही अच्छा समय था और उन्होंने ये दिशा तय की। भारत आज विकसित होने जा रहा है कुछ सालों में। अंत में समापन करते हुए आपको इस विचार पर छोड़ते जा रहा हूं कि आप सोचिएगा कि समय हमारा सबसे कीमती संसाधन नहीं है। अपनी प्राथमिकताओं को विचार करिए। आप जिस भारत को देखना चाहते हैं आप उसमें किस तरीके से योगदान दे रहे हैं। आप भारत के साथ अपने जीवन के भी इतिहासकार बनिए, अपनी गलतियों से सीखिए और सबसे महत्वपूर्ण बात, इरादे से काम करिए। आइए हम एक ऐसा भविष्य बनाएं जिस पर हमें गर्व है। एक ऐसे भारत की आइए परिकल्पना करें जो विकसित हो, जो सुखी हो। आपको अगर ये सार्थक चर्चा लगी, अगर ये चर्चा आपके लिए सही है, जानकारी है, इसमें महत्वपूर्ण है, कॉन्स्टिट्यूशनल वॉइस एंड वर्ल्ड इनसाइट के इस विशेष एपिसोड में आपका स्वागत है। आइए साथ मिलकर भारत को एक बहुत ही सुंदर भारत बनाया जाए, स्वस्थ भारत बनाया जाए, जिस भारत में किसी को कोई तकलीफ ना, उस भारत को जिस भारत में राम थे, कृष्ण थे, भगत सिंह थे। आप सोचिएगा कि आप किस भारत का निर्माण कर रहे हैं। धन्यवाद।